हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे हम अपने प्रोग्राम से किस तरह इनपुट ले सकते हैं और उससे किस तरह आउटपुट दे सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम आउटपुट देना सीखेंगे। अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है और हमें उससे कुछ आउटपुट प्रिंट कराना है तो हम उसको किस तरह करा सकते हैं, हम आज वो सीखने वाले हैं। तो इस क्लास के अंदर हम एक प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम प्रिंट किस तरह करा सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए जो हमारे पास कमांड होती है वो होती है system.out.print और उसके बाद हमारे पास दो कोष्ठ होते हैं और लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना होता है। तो अभी देखते हैं हमने यहाँ पे किया है। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग थी जिसका नाम था मैसेज और उसके अंदर हमारे पास वैल्यू थी हेलो वर्ल्ड। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, system.out.print लिख रहे हैं। हमारा यहाँ पे जो एस है वो कैपिटल है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हमें लिखना है डॉट लगा के आउट, उसके बाद हमें डॉट लगाना है और प्रिंट लिखना है और उसके बाद हमने कोष्ठ लगाए हैं और अपने मैसेज को प्रिंट कराया है। और जो हमारे मैसेज की वैल्यू है वो है हेलो वर्ल्ड। तो हमने यहाँ पे सिंपल अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया है। अब अगर हमें कोई वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो वहाँ पे हमें सिंपल अपने वेरिएबल का नाम दे देना होता है और हमारा जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंट कराने के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स है। मानते हैं अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड को ही प्रिंट कराना होता और मेरे को उसको डायरेक्ट प्रिंट कराना है, मैं उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कराना चाहता, जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज के अंदर स्टोर कराया था, मेरे को अब की बार नहीं कराना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल अपना system.out.print लिख सकता हूँ और उसके बाद अपना हेलो वर्ल्ड को डबल कोट्स के अंदर दे सकता हूँ। क्योंकि हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ से जब हमारा प्रोग्राम चलेगा और हमारा ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी तो हमें वहाँ से हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। अब हमारे पास एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को देखते हैं। तो किसी भी जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है हमारा फंक्शन और एक होती है हमारी क्लास। तो जो हमारा फंक्शन होता है, तो अगर मैं उसको नॉर्मली बोलूँ तो वो स्टेटमेंट का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जिसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट होती हैं और उन स्टेटमेंट का उपयोग किसी भी काम को करने के लिए किया जा सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेट से हमारे घर में बिजली की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए हम एक बिजली के मैकेनिक को बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो बिजली का मैकेनिक है हम उसको फंक्शन की तरह देख सकते हैं। उसका काम है घर की बिजली सही करना। अब ये तो हमारा नॉर्मल एग्जांपल हो गया। अगर मैं प्रोग्रामिंग के अंदर ही देखूँ, मान लेते हैं मेरे को दो नंबर को जोड़ना है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका काम है दो नंबरों को जोड़ना। तो उसके लिए हम कुछ अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो एक फंक्शन होता है वो हमारे किसी काम को करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और जो हमारी क्लास होती है वो हमारी फंक्शन का एक ग्रुप होती है। जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का एग्जांपल लिया था, इस तरह मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूँ। मान लेते हैं मेरे घर में एक बिजली का भी काम करना है, मेरे को प्लम्बर को भी बुलाना है जो हमारे नल वल ठीक करता है। तो ये दोनों के दोनों हमारे घर के काम के लिए हैं। तो मैं एक ऐसी क्लास बना सकता हूँ जिसके अंदर मेरे वे सारे के सारे फंक्शन होंगे जो मेरे घर का काम करेंगे। तो जो हमारी एक क्लास होती है वो एक ऐसा ग्रुप होती है फंक्शन का जिनका काम सेम होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर मेरे पास वे बंदे हैं जो मेरे घर का काम करते हैं। और अगर मेरी क्लास है तो उसके अंदर फंक्शन भी होंगे। अब फंक्शन क्या होंगे, मेरा इलेक्ट्रीशियन होगा, मेरा प्लम्बर होगा, मेरा खाना बनाने वाला होगा, मेरे घर का काम करने वाला होगा। तो इस तरह से मेरी क्लास होती है, उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो जब भी हम अपने जावा का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास सबसे पहले एक क्लास होती है और उस क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जो होता है मेन फंक्शन। और ये मेन फंक्शन होता है वो हमारे एक प्रोग्राम का, अगर मैं बोलूँ तो माइंड की तरह होता है। अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन नहीं है तो मैं अपना प्रोग्राम नहीं चला सकता। तो हर जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए मेरे को मेन फंक्शन की ज़रूरत होगी। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, एक क्लास लिखनी है और उसके बाद अपनी क्लास का नाम दे देना है और फिर मेरे को अपने कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। एक मेरा ओपनिंग वाला होगा और एक मेरा क्लोजिंग वाला होगा, ये हमेशा पेयर के अंदर आएंगे। उसके बाद मेरा मेन फंक्शन आएगा। तो मेन फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है। तो मेरा जो यहाँ पे वॉइड है वो ये बताता है मेरा जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता इंट मेन, तो मतलब जो मेरा फंक्शन है वो एक इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से देखूँ, मान लेते हैं मैं किसी बंदे को अपने घर पर भेजता हूँ कि तुम जाओ और वहाँ से पैसे लेके आओ। तो जब वो बंदा आएगा वो मेरे को पैसे ला के देगा, मेरे को पैसे रिटर्न करेगा। तो वहाँ पे वो मेरे को कुछ रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह जैसे मेरे पास एक फंक्शन है जिसका काम है दो नंबरों को जोड़ना, तो मेरा जो फंक्शन है वो मेरे को रिटर्न करेगा मेरे दो नंबर का जोड़ कितना है। अब अगर मैं वॉइड का एग्जांपल लूँ, मान लेते हैं मैं किसी को पैसे देता हूँ और मैं कहता हूँ जाके मेरे घर पे दे आ।
तो जब वो बंदा घर पे दे के आएगा तो मेरे को कुछ थोड़ा ही देगा, क्योंकि पैसे तो वो घर पे दे आया है। तो ऐसी कंडीशन में हम वॉइड लिखते हैं, और जो हमारा वॉइड होता है उसका हिंदी में मतलब खाली ही होता है। अब हमारा यहाँ पे पब्लिक है और स्टैटिक है। तो जो हमारा यहाँ पे पब्लिक होता है, अभी मैं आपको बेसिक सा बताता हूँ, जब हम इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे तब इसके बारे में हम अच्छी तरह बात करेंगे। तो अभी के लिए जो मेरा पब्लिक है वो एक एक्सेस मॉडिफायर होता है। पब्लिक का मतलब है ये ओपन है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। अगर मैं पब्लिक की जगह पे प्राइवेट कर देता, मतलब वो मेरा पर्सनल है, उसको केवल मैं ही यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर कोई फंक्शन प्राइवेट हो जाता है, मैं यहाँ पे पब्लिक की जगह पे प्राइवेट लिख सकता था, तो जो मेरी क्लास होगी केवल वो ही मेरे फंक्शन को एक्सेस कर पाएगी। उसके बाद जो स्टैटिक आता है वो बताता है मेरा फंक्शन वो स्थिर है, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो मेरे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं मेरा फंक्शन किन किन आर्ग्यूमेंट्स को लेगा। अब अगर मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं, मान लेते हैं अगर मैं अपने घर पे प्लम्बर को बुलाता हूं तो उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले उसको पता होना चाहिए हमारे घर पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसको उसके टूल्स चाहिएंगे जिनसे वो हमारे घर की प्रॉब्लम सही करेगा, और उसको पैसे चाहिएंगे जो वो हमसे लेके जाएगा। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स है। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें मेरे को 2 नंबरों को जोड़ना है, तो वे 2 नंबर मेरे को उस फंक्शन को देने पड़ेंगे। तो जो वे मेरे 2 नंबर होंगे वे मेरे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद मेरे को अपने मेन फंक्शन के भी कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, ये भी हमेशा पेयर में आते हैं। उसके बाद तो हमने सिंटैक्स देखा हुआ है, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद अपने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा देंगे, और लास्ट में हमें उसके सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि जो हमारा सेमीकोलन होता है वो बताता है हमारा जो स्टेटमेंट है वो कहाँ पे एंड हो रहा है। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उस प्रोग्राम को ही देखते हैं डायरेक्ट। तो सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे अभी हमने देखा था सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि स्ट्रिंग डिक्लेयर करी जिसका नाम है str, और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड है। और अब की बार हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे अपना प्रिंट यूज़ किया था, हमारा यहाँ पे सिंपल प्रिंट था, हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा है। तो एफ का मतलब होता है फॉर्मेट। तो अगर हमें अपना प्रिंट एफ यूज़ करना है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एफ का मतलब था फॉर्मेट, तो हमें यहाँ पे अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर देने पड़ते हैं। अगर हमें एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %s। अगर हमें किसी अपने इंटीजर को प्रिंट कराना है उसके लिए होता है %d। अगर हमें अपने किसी कैरेक्टर को प्रिंट कराना होता है उसके लिए होता है %c। और अगर हमारे पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसके लिए हमारे पास होता है %f। तो हम इनका उपयोग करके अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर है हमारे पास हेलो वर्ल्ड, हमारी स्ट्रिंग का नाम है str। हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, डबल कोट्स के अंदर अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया। हमें यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे %s दे रहा हूँ, और उसके बाद कोमा लगा के अपना स्ट्रिंग का नाम दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा मेरे को अपनी स्ट्रिंग मिल जाएगी और मेरे को हेलो वर्ल्ड मिलेगा। अब मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, एक मेरे पास स्ट्रिंग थी str। मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब की बार मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पे कोड मोड लिख देता हूँ। जो मेरी स्ट्रिंग है उसका नाम कर देता हूँ s, और अब की बार मेरे को इन दोनों को प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, अपने 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा, %s और क्या लिखूंगा str, और बाद में कोमा लगाऊंगा उसके और s लिख दूंगा। अब जो मेरा नाम पहले आएगा, अगर मेरा नाम str पहले आया है तो मेरी पहले str प्रिंट होगी, और मेरा यहाँ पे s बाद में आया है तो मेरा जो s है वो बाद में प्रिंट होगा। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो मेरे को एक एरर मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा और वापस रन कराऊंगा तो मेरे को यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और कोड मोड मिलेगा। अगर मैं अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में स्पेस दे देता हूँ तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा मेरे को उन दोनों के बीच में स्पेस भी मिल जाएंगे। अगर मैं इन दोनों के बीच में कुछ भी लिखना चाहता हूँ, जैसे एंड लिख देता हूँ मैं, %s एंड %s, तो मैं अब इसको रन कराऊंगा तो मेरे को यहाँ पे बीच में एंड मिल जाएगा। हम इसको एक स्ट्रिंग की तरह मान सकते हैं। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और हमारा जो कंपाइलर है इस स्ट्रिंग को पढ़ेगा तो होगा क्या, जैसे ही उसको %s मिलेगा तो वो कोमा के बाद देखेगा हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग है। तो हमारे पास है str, तो वो हमें str प्रिंट करा के दे देगा। उसके बाद एंड है, तो एंड तो हमारे सिंपल एक स्ट्रिंग के अंदर होता ही है, ये कैरेक्टर से मिलके बना है तो हम उसको प्रिंट करा देंगे नॉर्मली। उसके बाद उसको %s मिलेगा और यहाँ से वो s दे देगा। मैं s की जगह पे %d दे देता
तो अब की बार क्या होता, जब मैं इसको रन कराता तो मेरे को एक एरर मिलता, क्योंकि जो मैंने फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट गलत है। अगर मान लेता हूँ मेरे पास एक इंटीजर है, मैं इंटीजर को डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर का नाम है a, और मैं इंटीजर के अंदर अपनी 10 वैल्यू डाल देता हूँ और s को 10 से रिप्लेस कर देता हूँ। 10 से नहीं, a से करते हैं, क्योंकि a के अंदर हमारा 10 है। तो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे को यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एंड 10 मिल जाएगा। अब मान लेते हैं मेरे को अपना जो 10 है उसको पहले प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, %s की जगह पे %d करूँगा, %d की जगह पे %s करूँगा, और इन दोनों की भी जो जगह है उनको बदल दूंगा और पहले a लिखूंगा फिर लिखूंगा str। तो जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का ऑर्डर होगा, ऐसा ही ऑर्डर हमें अपने जो कोमा है उसके बाद देना पड़ेगा। मेरा पहला %d है, मतलब उसको इंटीजर चाहिएगा, तो मेरा a है वो भी एक इंटीजर मिलेगा। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा मेरे को 10 एंड हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से मेरा कुछ प्रिंट का काम चलता है। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट लिखता तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दे सकता था, और मैं क्या करता यहाँ पे अपने सिंपल str को प्रिंट कराने की कोशिश करता। तो क्या होता, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता तो मेरे को सिंपल str मिल जाता, जैसा हमने यहाँ पे ऊपर कोड के अंदर देखा था। और आई थिंक मैंने भी आपको एक बात नहीं बताई है, तो पहले ये देखते हैं हमारा जो यहाँ पे मेन है और हमारा ये मेन है, ये दोनों अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। तो जो हमारी क्लास होती है जावा के अंदर, उसका लिखने का एक तरीका होता है, और वो तरीका होता है पास्कल। उसको हम पास्कल केस बोलते हैं। तो जब भी हमें अपने जावा के अंदर अपनी क्लास का नाम देना होता है तो उसके लिए हम अपना पास्कल केस फॉलो करते हैं। तो पास्कल केस में होता क्या है, मान लेते हैं मेरा एक नाम है क्लास का, और क्लास का नाम है माई नेम। तो मैं अपनी क्लास के नाम को माई नेम ऐसे नहीं लिखूंगा, पास्कल केस के अकॉर्डिंग मेरे को उसको लिखना होगा। तो मैं पास्कल केस में उसको कैसे लिखूंगा, जो मेरा लेटर है पहले वाला मैं उसको कैपिटल करूंगा, ये मेरा पहला कैपिटल हो जाएगा, और उसके बाद मैं वाई लिखूंगा। अब मेरा यहाँ पे नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है नेम, तो मेरा जो नेम है उसका पहला लेटर भी कैपिटल होगा। तो ये मेरा पास्कल केस में यहाँ पे लिखा जा चुका है। इसी तरह जो मेरे फंक्शन का नाम होता है वो मेरा कैमिल केस में होता है। कैमिल केस के अंदर क्या होता है, जैसे मेरे पास एक फंक्शन का नाम था माई नेम, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पहला वर्ड है उसको तो मैं अपना स्मॉल में लिखूंगा, जैसे मैंने माई लिखा। उसके बाद जो मेरे जितने भी वर्ड्स आएंगे उनका जो पहला लेटर होगा मैं कैपिटल करूंगा, तो मेरा जो यहाँ पे एन होगा वो कैपिटल होगा। अगर मैं लिख देता माई नेम इज सूर्या, अगर मेरा मान लेते हैं कि मेरा फंक्शन था उसका नाम होता माई नेम इज सूर्या, तो मैं क्या करता कैमिल केस के अंदर, तो जो मेरा पहला वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो तो स्मॉल होता, और उसके बाद के जितने भी मेरे पास वर्ड हैं उनके सबके पहले लेटर कैपिटल होते। तो यहाँ पे नेम का भी पहला लेटर मेरा कैपिटल हो चुका है, इसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा, और सूर्य का पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर मेरे को इसको लिखना है पास्कल में, तो माई नेम हो गया, मेरा एम भी कैपिटल है, एन भी कैपिटल है, इसका आई भी कैपिटल होगा, और सूर्य का एस भी कैपिटल होगा। तो कुछ इस तरह से मैं अपना पास्कल केस और कैमिल केस लिख सकता हूँ। तो इस बात का मेरे को हमेशा ध्यान रखना है। तो आज की इस क्लास में हमने देखा है हम प्रिंट किस तरह करा सकते हैं, हमारे पास क्लास क्या होती है, हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का काम क्या होता है, एक प्रोग्राम को हम किस तरह लिख सकते हैं, हमारी स्ट्रिंग है हम उसको किस तरह प्रिंट करा सकते हैं। एक हमारे पास प्रिंट वाला होता है, एक हमारे पास प्रिंट एफ वाला होता है। तो हमारा प्रिंट एफ वाला किस तरह यूज़ होता है, हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। तो आई थिंक आज की इस क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।